Hello friends, welcome to Agriverse Education. So friends, here I am starting the lecture series of plant breeding in which all the important topics will be covered and lecture will be taught from both point of view, that is BSc semester exam and competitive exam. So our first lecture is Introduction to Plant Breeding, in which 4 to 5 important topics have been covered, that is concept and definition, nature, objectives, activities and major contribution in plant breeding. So our first topic is concept and definition of plant breeding. सिंपली अगर हम प्लांट ब्रीडिंग को डिफाइन करें, ये वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम क्रॉप का जेनेटिक मेकअप चेंज करते हैं टू गेट डिज़ायरेबल वैरायटीज़. फॉर एग्जांपल दो वैरायटी है किसी क्रॉप की, ए एंड बी. जो ए वैरायटी है इसका यील्ड पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है और जो बी वैरायटी है डिजीज़ रेजिस्टेंस है एंड इसके क्वालिटी कैरेक्टर्स ज़्यादा अच्छे हैं. तो हमें ऐसी वैरायटी चाहिए जिसमें तीनों कैरेक्टर हो, जिसका यील्ड पोटेंशियल भी ज़्यादा हो और जो डिजीज़ रेजिस्टेंस हो और जिसके क्वालिटी कैरेक्टर्स ज़्यादा अच्छे हो. सो दिस कुड बी पॉसिबल थ्रू प्लांट ब्रीडिंग. ब्रॉडली अगर प्लांट ब्रीडिंग को डिफाइन करें, इट इज़ आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी in which genetic manipulation of crop is done in order to create desirable phenotype. Phenotype मतलब morphological part and genotype मतलब उसका genetic makeup for making them economically beneficial or for human welfare. अब हम प्लांट ब्रीडिंग को आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तीनों को कह रहे हैं, वो डिस्कस करते हैं. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, नेचर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. ब्रीडिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो काफ़ी एंशिएंट टाइम से चली आ रही है, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है. तो जो पहले के लोग थे उन्हें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस या कैरेक्टर के वेरिएशन के बारे में नहीं पता होता था. वो अपने जस्ट स्किल्स के बेसिस पे या एक्सपीरियंस के बेसिस पे या इमेजिनेशन के बेसिस पे सुपीरियर प्लांट को सेलेक्ट करते थे और उसी को ऐसा वैरायटी ग्रो करते थे. इसलिए हम प्रिमिटिव टाइम में प्लांट ब्रीडिंग को ज़्यादातर आर्ट कहते थे. बट जो मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग है, इट इज़ मोर बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक मेथड्स, पर्टिकुलरली जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स. तो जो अब के मॉडर्न प्लांट ब्रीडर्स हैं वो प्रॉपर साइंटिफिक स्टेप्स फॉलो करते हैं टू डेवलप न्यू सुपीरियर वेराइटी, दैट इज़ सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिसर्च. उसके बाद जब हमारी एक सुपीरियर वेराइटी डेवलप हो गई, हमारा अल्टीमेट एम ये होता है कि वो वेराइटी फार्मर्स तक पहुँचे ताकि उसका कमर्शियल कल्टीवेशन पॉसिबल हो पाए. और इसमें हम टेक्निक्स का यूज़ करते हैं क्रॉप्स को, सुपीरियर वैरायटी को मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे पॉलिनेशन टेक्निक्स या इमैस्कुलेशन टेक्निक, मॉलिकुलर टेक्निक्स, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स एक्सेट्रा. इसलिए अब हम प्लांट ब्रीडिंग को आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तीनों कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है. तो जब भी आप किसी भी क्रॉप का ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव लिखें, एज अ ब्रीडर सोच के लिखें कि उस क्रॉप में हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाने हैं. और आज हम कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे. तो पहला है हाई ईल्ड पोटेंशियल या हायर इकोनॉमिक ईल्ड. इट इज़ अचीव्ड बाय डेवलपिंग मोर एफिशिएंट जीनोटाइप. फॉर एग्जांपल एक वैरायटी है किसी भी लोकल एरिया की, ए वीट की वैरायटी है, तो जो इसका यील्ड पोटेंशियल है वो 60 क्विंटल पर हेक्टेयर है और वहाँ के फार्मर इसी ए वैरायटी को ग्रो करते हैं. और हम चाहते हैं कि उस लोकल एरिया में कोई नई वैरायटी आए, तो उसके जो नई वैरायटी है उसका जो यील्ड पोटेंशियल है वो 60 क्विंटल पर हेक्टेयर से ज़्यादा होने चाहिए, उसके जीनोटाइप उससे ज़्यादा एफिशिएंट होने चाहिए, तभी वहाँ के फार्मर उसको एज अ वैरायटी एक्सेप्ट करेंगे और उसका कमर्शियल कल्टीवेशन करेंगे. और इकोनॉमिक यहाँ पे इसलिए जोड़ा क्योंकि जो इकोनॉमिक यील्ड होती है वो क्रॉप टू क्रॉप डिफ़र करती है. जैसे हम सीरियल्स की बात करें तो उसमें हम ग्रेन यील्ड बोलते हैं, या कॉटन में बात करें तो उसमें हम लिंट यील्ड बोलते हैं. और उसमें एग्जांपल आते हैं इम्प्रूव्ड वैरायटी या हाइब्रिड वैरायटीज़. नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड क्वालिटी. क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट एंड ऑल्सो वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. जनरली हम किसी भी क्रॉप में प्रोटीन कंटेंट या ऑयल कंटेंट की बात करते हैं, बट अगर हम स्पेसिफिक जाए क्रॉप टू क्रॉप तो ये डिफ़र करती है. जैसे बार्ले में हम बात करते हैं माल्टिंग क्वालिटी की, या
वीट में बात करते हैं हम मिलिंग एंड बेकिंग क्वालिटी की, या वेजिटेबल्स को ले लें तो उसमें हम कीपिंग क्वालिटी की बात करते हैं। फिर आता है स्ट्रेस रेजिस्टेंस। स्ट्रेस रेजिस्टेंस को दो में डिवाइड किया है, बायोटिक रेजिस्टेंस एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। बायोटिक रेजिस्टेंस में डिजीज एंड पेस्ट वगैरह आता है, और इट ऑफर्स चीपेस्ट एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ एनी डिजीज एंड पेस्ट कंट्रोल। और ये सिर्फ ईल्ड इंक्रीज नहीं करती बल्कि उसे स्टेबलाइज करने में भी हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल रचना वेराइटी ऑफ पी विच इज़ रेजिस्टेंट टू पाउडर मिल्ड्यू। अभी एक नया और एग्जाम्पल आया है इसका, मूंग में MH1142 विच इज़ रेजिस्टेंस टू येलो मोजेक एंड लीव झूरिया। फिर एबायोटिक रेजिस्टेंस में हम बात करते हैं सैलिनिटी की, या ड्रॉट, फ्रॉस्ट, मॉइस्चर स्ट्रेस, हीट स्ट्रेस एक्सेट्रा। इसमें हम ऐसी वैरायटी डेवलप करते हैं जो ड्रॉट कंडीशन या रेनफेड एरियाज में भी ग्रो कर सके। फॉर एग्जाम्पल पूसा 10216 विच इज़ अ ड्रॉट टॉलरेंट वेराइटी ऑफ चिकपी। नेक्स्ट है अर्ली मेच्योरिंग वेराइटीज़ या अर्लीनेस। अर्लीनेस हम इसलिए इंड्यूस करते हैं क्रॉप में ताकि वो सूटेबल हो सके मिक्स क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल काउपी का एग्जाम्पल पूसा 2 फसली या CO6। ये जो क्रॉप है 70 डे में मैच्योर हो जाती है, और इसको हम ईजिली ऐसा इंटर क्रॉप अप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है चेंजेस इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। इसमें जो क्रॉप का ड्यूरेशन है उसे हम चेंज कर देते हैं ताकि वो एक नया क्रॉप रोटेशन पॉसिबल हो पाए, और इससे जो उसका क्रॉप एरिया है वो भी एक्सटेंड हो जाए। जैसे अरहर की बात करें तो अरहर में हमने उसका क्रॉप ड्यूरेशन छोटा कर दिया, जिससे अब हम साल में 3 क्रॉप लगा सकते हैं। या हमने जो वीट है, वीट वैरायटी, ऐसी वीट वैरायटी बनाई है जिसका लेट प्लांटिंग पॉसिबल हो सकता है, और इसकी वजह से राइस वीट रोटेशन पॉसिबल हो पाया है। फिर है सिंक्रोनस मैच्योरिटी। सिंक्रोनस मतलब यूनिफॉर्म मैच्योरिटी। ये उन क्रॉप्स में डिज़ायरेबल है जिसमें हम हार्वेस्टिंग पहले 2 से 3 बार करते थे, क्योंकि उसका जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन है वो अलग अलग था। लेकिन सिंक्रोनस मैच्योरिटी होने की वजह से हम इसको अब एक बार मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसका यील्ड लॉस भी कम होगा। फॉर एग्जांपल मूंग। नेक्स्ट है एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हम जो एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स है उसको मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे प्लांट हाइट की बात करें तो इसमें हमने सेमी डॉफ या डॉफ वैरायटी बनाई है, उसके टिल्डरिंग हैबिट में हम चेंज लाते हैं या ब्रांचिंग हैबिट में चेंज लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉफनेस इन सीरियल्स, and it is associated with fertilizer responsiveness and lodging resistance. Next है non-shattering characteristic. Shattering is the release of seed from a dry fruit upon maturation. इसकी डेफिनेशन क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है। जैसे हम पल्सेस में जो पॉड है, पॉड से सीड गिरना शुरू करते हैं मेच्योरिटी के टाइम पे, तो हमें ऐसी वैरायटी चाहिए होती है जो नॉन शेटरिंग बिहेवियर की हो, ताकि जो उसका यील्ड लॉस है उसे हम कम कर सकें। फॉर एग्जांपल मूंग या ब्लैक ग्राम। फिर आता है वाइडर अडेप्टिबिलिटी। वाइडर अडेप्टिबिलिटी में हमें ऐसी वैरायटी बनानी है जो पूरे थ्रू आउट द इंडिया हम ग्रो कर सके और डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में भी ग्रो हो सके। जैसे जो ट्रॉपिकल की वैरायटी है उसे हम सब ट्रॉपिकल में ग्रो कर सकें, या जो सब ट्रॉपिकल की वैरायटी है उसे हम टेम्परेट में ग्रो कर सकें। नेक्स्ट है फोटो इनसेंसिटिविटी। इसमें हमने फोटो इनसेंसिटिव एंड टेम्परेचर इनसेंसिटिव वैरायटी बनाई है। मतलब अब क्रॉप का जो फोटो पीरियड या जो क्रॉप डिपेंडेंट रहती है फोटो पीरियड एंड टेम्परेचर में, उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसी वजह से अब हम जो क्रॉप्स है उसका कल्टीवेशन नए एरियाज़ में पॉसिबल हो पाया है। फॉर एग्जांपल राइस एंड वीट में ऐसी फोटो इनसेंसिटिव एंड टेम्परेचर इनसेंसिटिव वैरायटीज़ बनी है, जिससे राइस का कल्टीवेशन पंजाब में एंड वीट का कल्टीवेशन वेस्ट बंगाल में पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट है डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी कुछ क्रॉप्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंड्यूस करना, क्योंकि हार्वेस्टिंग से पहले अगर मेच्योरिटी के टाइम पे बारिश हो जाती है तो उससे सीड जर्मिनेट कर जाती है और उससे यील्ड का लॉस होता है ड्यू टू जर्मिनेशन। इसलिए हम डॉर्मेंसी को इंड्यूस करते हैं क्रॉप्स में। फॉर एग्जांपल मूंग एंड बार्ले। डिटर्मिनेट ग्रोथ। नेक्स्ट है, 2 टाइप का ग्रोथ बिहेवियर होता है, एक डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट में जो उसका हम वेजिटेटिव हैबिट है, वेजिटेटिव्स की जो ग्रोथ है उसको हम रोक देते हैं, और ये डिज़ायरेबल होती है क्रॉप्स में जैसे मूंग, पीजेंपी एंड कॉटन, जिससे हम ईजिली मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग कर सकें। नेक्स्ट है वैराइटीज़ फॉर न्यू सीज़न।
इसमें हमने ऐसी वैरायटीज़ बनाई है जो अब अपने सीज़न के अलावा दूसरे सीज़न में भी ईजिली ग्रो हो सकती हैं। जैसे मूंग, मूंग एक खरीफ क्रॉप है बट अब हम उसको एज अ समर क्रॉप भी लगा सकते हैं। या मेज़, मेज़ एक खरीफ क्रॉप है, इसको हम रबी एंड ज़ैद क्रॉप भी लगा सकते हैं। लास्ट है एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। इसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है क्रॉप में जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं उनको रिमूव किया है ताकि जो न्यूट्रिशन वैल्यू है क्रॉप का वो इंक्रीज़ हो सके। क्योंकि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं क्रॉप में वो जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होता है वो रोक देते हैं, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल खेसरी के सीड्स में न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है बोआ, इसकी वजह से क्या होता है पैरालिसिस होता है, तो इसको रिमूव करना ज़रूरी है। जैसे ब्रासिका में बात करें एरुसिक एसिड की, या कॉटन में बात करें गॉसिपॉल की, एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटीज़ इन प्लांट ब्रीडिंग और स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग। पहला स्टेप है क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस। सो जो वेरिएशन है इट इज़ द बैकबोन ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो किसी भी क्रॉप में इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है। एंड वेरिएशन मस्ट बी हेरिटेबल सो दैट इट कुड रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन। हेरिटेबल होगा तभी वो सिलेक्शन को रिस्पॉन्स करेगा। अब हम वेरिएबिलिटी दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं, या तो जो नेचुरली वेरिएबिलिटी प्रेजेंट है किसी क्रॉप में उसका यूज़ करके थ्रू जर्मप्लाज्म कलेक्शन, डोमेस्टिकेशन और इंट्रोडक्शन। ये हम आगे के लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। या तो हम उस क्रॉप में नई वेरिएबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं थ्रू हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में हम जो आइसोलेट करते हैं डिज़ायरेबल जीनोटाइप्स को किसी भी मिक्स्ड पॉपुलेशन से, एंड इट इज़ डन बाय सेलेक्टिंग फिनोटिपिकली सुपीरियर प्लांट। जो भी फिनोटिपिकली सुपीरियर प्लांट्स हमें मिलेंगे हम उसको पॉपुलेशन से आइसोलेट कर लेते हैं। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में जो नए जीनोटाइप बने हैं उनको कंपेयर करते हैं एग्जिस्टिंग वैरायटीज से थ्रू चेक्स। चेक्स है किसी भी लोकल एरिया की जो एग्जिस्टिंग बेस्ट वैरायटी है उसे बोलते हैं, और उसी के थ्रू हम उसे कंपेयर करते हैं। फिर अगर उस नई जीनोटाइप या लाइन या स्ट्रेन ने एग्जिस्टिंग वैरायटीज से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया तो उसे हम एज अ वैरायटी रिलीज़ कर देंगे और उसको हम आगे नोटिफाई करने के लिए भेज देंगे। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम सीड्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं थ्रू सीड एजेंसीज। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें लास्टली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सीड्स को या तो फार्मर को या जो सीड एजेंसीज हैं, और ये काम भी सीड एजेंसी करती है। तो जो लास्ट के दो स्टेप्स हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों काम सीड एजेंसीज करती हैं। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है मेजर कंट्रीब्यूशन इन प्लांट ब्रीडिंग, जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट इंडियन प्लांट ब्रीडर्स की बात करेंगे। पहला है टी.एस. वेंकटरमन और डॉक्टर सी.ए. बार्बर। ये दोनों शुगर केन ब्रीडर हैं एंड इन्होंने नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन में काम किया है। जो सी.ए. बार्बर हैं ये इंडियन ओरिजिन के नहीं, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं और इन्होंने कोयम्बटूर में काम किया था। फिर है रामधान सिंह, डॉक्टर बी.पी. पाल एंड एस. राजाराम। ये तीनों वीट ब्रीडर हैं। रामधान सिंह के नाम पे धान है लेकिन ये वीट वैरायटी है, ऑपोजिट है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। और इन्होंने जो फेमस डिजीज़ रेजिस्टेंट वीट की वैरायटी है वो दी थी C518 एंड C591, और इसने पंजाब में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। फिर डॉक्टर बी.पी. पाल, ये फर्स्ट डीजी रह चुके हैं ICAR के, और इन्होंने NP सीरीज़ दी थी वीट वैरायटी की। NP मतलब न्यू पूसा। फिर डॉक्टर एस. राजाराम ने वीरी सीरीज़ दी थी। वीट वैरायटी की जो वीरी सीरीज़ थी वो एस. राजाराम ने ही दी थी। उसके बाद आते हैं डॉक्टर C.T. पटेल। डॉक्टर C.T. पटेल कॉटन ब्रीडर है। इन्होंने फर्स्ट जो इंट्रा स्पेसिफिक कॉटन हाइब्रिड वैरायटी है H4 वो दी थी, और ये रिलीज़ हुई थी 1970 में। 1970 में H4 रिलीज़ हुई थी। इसके जो पेरेंट्स थे वो थे गुजरात 67 एंड अमेरिकन नेक्ट्रीलेस, इसलिए हम जो C.T. पटेल है इनको फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन भी कहते हैं। फिर है H. काटोरकी। H. काटोरकी भी कॉटन ब्रीडर है और इन्होंने वर्ल्ड की फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक कॉटन हाइब्रिड वैरायटी दी है वारा लक्ष्मी। और जो वारा लक्ष्मी के पेरेंट्स थे वो थे, जो वारा लक्ष्मी में दो स्पीसीज यूज़ की थी वो थी गॉसिपियम हिरसुटम एंड गॉसिपियम बार्बडेंस।
गॉसिपियम हिरसुटम की वैरायटी थी लक्ष्मी एंड गॉसिपियम बार्बेडेंस की वैरायटी थी SB2809E। फिर वी सांतानाम भी कॉटन ब्रीडर थे और उन्होंने जो लॉन्ग स्टेपल कॉटन वैरायटीज़ है इंडिया की वो दी थी। फिर MS स्वामीनाथन सब जानते ही हैं। इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत कंट्रीब्यूट किया था, इसलिए हम इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। और ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ICAR के और IRRI के, ICAR के और IRRI के, जो कटक में हैं। और ये दोनों वीट एंड राइस के ब्रीडर थे। फिर के रामाया राइस ब्रीडर थे और उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटीज़ दी थी राइस की। फिर है NGP राव सॉर्गम ब्रीडर थे और इन्होंने फर्स्ट हाइब्रिड दिया था सॉर्गम का CSH1 कोऑर्डिनेटेड सॉर्गम हाइब्रिड 1 और ये रिलीज़ हुआ था 1964 में। और CSH1 के जो पेरेंट्स थे वो थे CK60A एंड IS84, ये दोनों उसके पेरेंट्स थे। फिर नेक्स्ट आता है DS अटवाल। जो DS अटवाल है ये पर्ल मिलेट ब्रीडर है और इन्होंने फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी दी थी बाजरा की HB1। इसके पेरेंट्स पूछे जाते हैं तो उसके पेरेंट्स हैं टिफ्ट 23A और BIL 3A। और ये जो वैरायटी है ये पंजाब से रिलीज़ हुई थी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रिलीज़ हुई थी। फिर है बोसीसन मेज़ ब्रीडर है और इन्होंने जो हिली रीजन है उत्तराखंड की उसके लिए मेज़ वैरायटीज़ डेवलप की थी। फिर है धर्मपाल सिंह ऑयल सीड ब्रीडर हैं और इन्होंने रेपसीड एंड मस्टर्ड की वैरायटी दी थी। फिर लास्ट है पुष्करनाथ पोटैटो ब्रीडर हैं और उन्होंने जितनी भी हाई यील्डिंग वैराइटीज़ है पोटैटोज़ की वो दी थी। So that's all in this lecture. Hope you all have come to know this lecture. If yes, then please like and share with your friends and do subscribe our channel. Thank you.